जब सिलेंडर यहां से यहां तक पहुंच गया तो ये नीचे वाला ब्लॉक कितना मूव करेगा ये बताना है। जब सिलेंडर यहां से यहां तक पहुंचेगा तो नीचे वाला ब्लॉक एक्स कुछ लेफ्ट में मूव करेगा मान लेते हैं। सिलेंडर का सेंटर पहले यहाँ पे था, बाद में सेंटर यहाँ पे आ गया। तो सिलेंडर का सेंटर देखोगे ना, तो वो r माइनस आर राइट आया है। ये तो नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव है, ये नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव है, तो इसका एक्चुअल निकालने के लिए ये वाला इसको डायरेक्टली दे देंगे। अब क्योंकि पूरे सिस्टम में नेट फोर्स 0 है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले रुका हुआ था, तो बाद में रुका हुआ रहेगा। अब बाद में रुका हुआ रहेगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब m1 x1 और m2 x2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां से हमारा आ जाएगा। सर थॉट की सी और डी ऑप्शन में जो है होता है। सर ये एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं कर सकते क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाला तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं होगा। एक के रिस्पेक्ट में जाने के बाद नहीं, वेलोसिटी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है। कोई वेलोसिटी नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी वो फिफ्थ वाला था। हाँ, वो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा फिफ्थ वाला। मैं एक के रिस्पेक्ट जाके किया पर आ नहीं रहा था उससे। एक के रिस्पेक्ट में मत करो, सिस्टम का एनर्जी कंजर्व करो, क्योंकि ये जब नीचे आएगा ना तो इस पे फोर्स लगाएगा। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट आएगा, उसकी वजह से इसके पास एक्सलेशन आएगा। तो ये एक्सलेशन तुमने किया? नहीं मतलब मैंने तो बस ये किया था कि बी के रिस्पेक्ट में जाके इसकी वेलोसिटी निकाली जब ये नीचे आ जाएगा। नहीं, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन किया। इसके पास एक्सलेशन आएगा ना, तो जब हम बी के में सॉल्व करेंगे ना तो इस पे सूडो फोर्स भी लगेगा। अब सूडो फोर्स का भी एनर्जी लिखना। ठीक है सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्व कर लो, इजीली हो जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी सिस्टम का। हाँ लिखा दो कर दीजिए सर एक बार। एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हो जाएगा कि जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं। अब क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली 0 है तो फाइनली भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम को 0 करोगे ना तो ये आएगा mv/m। अब सिस्टम का जब एनर्जी कंजर्व करेंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है mgr माइनस r, और सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है हाफ mv² प्लस हाफ m इसका जो वेलोसिटी है स्क्वायर। इसे क्या तरह जाना। हाँ सर ठीक है। Question number 3. A ring of mass m and particle of same mass is fixed on the disk of same mass such that एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मास m मान लेते हैं।
फिर एक रिंग भी है और एक पार्टिकल भी है, इन दोनों को डिस्क के ऊपर फिक्स्ड कर दिया ताकि सेंटर और सिस्टम का सेंटर मास अभी भी यहीं पे है, पूरे सिस्टम का सेंटर मास। रिंग कहीं फिक्स किया, कैसे फिक्स किया कुछ बोला नहीं है, और पार्टिकल कहीं फिक्स किया, कैसे फिक्स किया ये भी नहीं बोला, बट पूरे सिस्टम का सेंटर मास तो यही है। अब ये सिस्टम रोटेट कर रहा है ताकि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस है r विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो फिर इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब ये क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन देखेंगे तो एक तो टुवर्ड सेंटर होगा उसका ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा जो कि 0 होगा। अब नेट फोर्स MACM होता है, ACM का वैल्यू डाल देंगे तो इस सिस्टम का जो मास है ना वो 3m है, और ACM है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस सिस्टम में एक फोर्स लगना पड़ेगा, एटलीस्ट एक फोर्स लगना पड़ेगा 3m ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि कहीं भी लग सकता है, बट उसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। इसमें क्या डाउट है? सर जो डी ऑप्शन को है एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एनीवेयर ऑन द सिस्टम, ये होगा कि सेंट्रल पार्टिकल पे लगेगा ऐसा? नहीं नहीं, ये सिस्टम जब सिस्टम कभी नहीं बनाएंगे तो सिस्टम पे कहीं भी फोर्स लगे, हम सारा फोर्स लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे लगने, ऐसा मैंने पढ़ा था। जी सर। सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स नहीं लेंगे, सारे पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है? और नहीं, 1 to 10 डिस्कस हो गया। अब हम लोग लास्ट क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट में हम लोग ये पढ़े थे फोर्स ड्यू टू प्रेशर। उसके लिए हम लोग को पर्टिकुलर डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो उस डायरेक्शन का प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं। ये हमने इंटीग्रेट करके भी किया था इससे। हाँ, साइड वॉल पे फोर्स निकालना है तो मिड पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं। सर वो साइड वॉल वाले में डाउट था कि हम लोग ने 0 से h क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि लिमिट x का आ रहा है। x जो है हमने यहाँ से स्टार्ट करके लिया था, यहाँ से लेके ये एलिमेंट लिया था, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा, उसका x 0 होगा, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, इसका x h है। अच्छा हाँ सर ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ। इसका स्टेटमेंट मैं दिखा देता हूं। लिक्विड के किसी एक जगह का प्रेशर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो लिक्विड के बाकी सारी जगह का प्रेशर भी उतना ही चेंज होगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है। जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें एक ऊपर पिस्टन है और अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो अंदर कुछ प्रेशर होगा। अब मैं पिस्टन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा F, तो ये जो पिस्टन है ये लिक्विड भी फोर्स लगाएगा F। तो लिक्विड के इस पॉइंट का प्रेशर पहले तो कुछ था ही, बट F फोर्स लगने की वजह से इस पॉइंट का प्रेशर F/A बढ़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर इस पॉइंट का प्रेशर F/A बढ़ रहा है ना, तो लिक्विड के सारे पॉइंट का प्रेशर F/A बढ़ेगा, सारे पॉइंट का प्रेशर। तो सिंपल है, लिक्विड के एक पॉइंट का प्रेशर चेंज करने से लिक्विड के बाकी सारे पॉइंट का प्रेशर उतना ही चेंज होता है। बस अब पास्कल लॉ का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पिस्टन रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक पिस्टन रखा हुआ है। यहाँ पे एक हेवी ऑब्जेक्ट है, हमें उसको ऊपर लिफ्ट करना है। उसको ऊपर लिफ्ट करना है तो हमें पिस्टन को उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स को इसके mg से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये लिफ्ट हो पाएगा। और इस पिस्टन का एरिया मान लो A है और इस पिस्टन का एरिया स्मॉल a है। अब ना मुझे इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, तो मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगाऊंगा। अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, अंदर लिक्विड भरा हुआ है। हाइड्रोलिक मतलब वाटर, तो पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, फिर यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, तो ये फिर कार ऊपर उठ जाएगा।
तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से यहाँ का प्रेशर कितना बढ़ रहा है, F1/A। पिस्टन ने इसके ऊपर ऊपर लगाया तो ये पिस्टन पे नीचे फोर्स लगाएगा, तो पिस्टन पानी पे भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और पिस्टन पानी की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो पानी का प्रेशर कितना बढ़ेगा, F2/A। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, लिक्विड के हर जगह का प्रेशर सेम चेंज होता है, जो चेंज होता है वो सब जगह हर पॉइंट का सेम होता है, तो यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, ये जो चेंज है ये सेम होगा। मतलब F1/A को F2/A के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा F1 आ जाएगा स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू F2। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये हैवी था, इसको लिफ्ट करने के लिए हमें ये फोर्स जो लगाना था वो बहुत ज्यादा लगाना था, लेकिन हम लोग एक्चुअल में यहाँ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम तो F1 फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो स्मॉल a छोटा है, कैपिटल A बड़ा है, तो जो F1 का वैल्यू है ना वो F2 से छोटा आ गया, मतलब हम कम फोर्स लगा के भी इतना हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। सर वो F2/A कैसे आ रहा है? पिस्टन अगर इस हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो हैवी ऑब्जेक्ट पिस्टन के नीचे की तरफ लगाएगा, तो पिस्टन लिक्विड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा F2, और पिस्टन लिक्विड पे नीचे की तरफ F2 एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, तो इस पॉइंट का प्रेशर F2/A बढ़ेगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि हमें एक्चुअल में जितना फोर्स चाहिए होता है उससे कम फोर्स लगाने से भी काम चल जाता है, तो फोर्स का वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज क्या कोई बताएगा? हाँ, कोई भी प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर में होता क्या है, बैरोमीटर में एक कंटेनर है या फिर कुछ भी है, इसमें मर्क्यूरी फील्ड है, फिर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें भी मर्क्यूरी फील्ड कर देते हैं, फिर इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके यहां पे रख देते हैं। अब इसमें जो मर्क्यूरी है ना वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, पूरा नीचे नहीं आता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। मर्क्यूरी का ये हाइट देख के हमें समझ में आ जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। यहां पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ का प्रेशर 0 है, तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा। ये हाइट देख के प्रेशर कैसे समझ में आता है, कैसे करें हम, यहाँ का प्रेशर P0 है, तो यहाँ का प्रेशर भी P0 ही होगा। अब ये सेम लेवल पे है तो यहाँ का प्रेशर भी P0 होगा, और यहाँ का प्रेशर 0 है, तो
अब यहाँ का प्रेशर 0 है तो मैं H नीचे आऊंगा तो यहाँ का प्रेशर होना पड़ेगा 0 प्लस रो जी एच हाइट नीचे आने से प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ का प्रेशर 0 है, मैं एच हाइट नीचे आ गया तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा 0 प्लस रो जी एच। बट यहाँ का प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है पी नॉट है, मतलब ये जो प्रेशर आ रहा है इसको पी नॉट के इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा एच आ जाएगा पी नॉट बाई रो जी। और ये एच कितना आता है, मर्क्यूरी दिया है तो ये एच का वैल्यू कितना आता है अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 760 mm। 76 सेंटीमीटर आता है या फिर 760 आता है ऑफ मर्क्यूरी, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो प्रेशर लगा रहा है ना उसकी इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर भी एटीएम है और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो इस मर्क्यूरी की वजह से आ रहा है, मर्क्यूरी का एमजी की वजह से यहाँ प्रेशर आ रहा है, तो 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है वो जो प्रेशर लगाता है उसकी इक्विवेलेंट है। तो ये हाइट देख के हमें समझ में आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। मर्क्यूरी का डेंसिटी इतना होता है, याद रखा लो। हाँ सर। हो गया, किसी को कोई डाउट है? बैरोमीटर का ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर में मर्क्यूरी होता है, टेस्ट ट्यूब होता है उसमें भी मर्क्यूरी फील्ड होता है, टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी भर के उसको उल्टा करके रख देते हैं तो थोड़ा सा मर्क्यूरी नीचे आ जाता है, सारा नीचे नहीं आता, मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा तो ऊपर वैक्यूम रहेगा जहाँ का प्रेशर 0 होगा। अब यहाँ का प्रेशर 0 है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, ऐसे रो जी भी लिख सकते हैं, और यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ का भी पी नॉट ही रहेगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम लेवल में है तो ये दोनों प्रेशर को सेम होना पड़ेगा, तो रो जी एच को पी नॉट फिक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ से एच का वैल्यू अगर ये 1 एटीएम है तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे हम बता सकते हैं। तो यह हाइट से देखेंगे ना, तो यह हाइट अगर 76 सेंटीमीटर है तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर 1 एटीएम है, ये इसका आधा है 38 सेंटीमीटर तो प्रेशर हाफ एटीएम होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट से। ये हाइट देख के हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या बताता है? मैनोमीटर बताता है गॉस प्रेशर, मतलब गॉस प्रेशर हमारा आ चुका है ऑलरेडी, एक्सेस प्रेशर। मैनोमीटर कैसे वर्क करता है, मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसका मुझे गॉस प्रेशर मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक यू ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, इस यूट्यूब में मर्क्यूरी फिल्ड होगा और ड्यू टू दिस प्रेशर मर्क्यूरी का यहाँ का लेवल नीचे होगा और यहाँ का लेवल कुछ ऊपर होगा, पूरा मर्क्यूरी फील्ड है।
अब ये हाइट देख के हम लोग बता सकते हैं कि गॉस प्रेशर कितना होगा। कैसे बताएंगे ये हाइट देखिए, अब मान लो यहाँ पे गैस फील्ड है, गैस फील्ड है, यहाँ पे सब जगह का प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर पी होगा, तो यहाँ का प्रेशर हमारा पी है। यहाँ पे प्रेशर पी है, तो इसके जस्ट अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी प्रेशर पी रहेगा ऑलमोस्ट। यहाँ का प्रेशर है पी नॉट। अब मैं ऐसे नीचे चला जाऊंगा तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो ये प्रेशर सेम होना पड़ेगा, तो पी को इक्वल होना पड़ेगा पी नॉट प्लस रो जी एच के। तो यहां से हमारा रो जी एच जो आ जाएगा पी माइनस पी नॉट आ जाएगा, यहां से हमारा एच आ जाएगा पी माइनस पी नॉट बाई रो जी। तो ये एच देख के ना हमें ये पी माइनस पी नॉट का वैल्यू पता चलेगा। पी माइनस पी नॉट जो होता है वही एक्सेस प्रेशर होता है, गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक कितना ज्यादा है, तो ये हाइट देख के हम बता सकते हैं कि गॉस प्रेशर कितना है। गॉस प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है। किसी को कोई डाउट है? लिखिए सर। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ ए से। तो फिर अब मैं फिर से सिलेंडर एक सिस्टम मानूंगा, हमने पहले भी ऐसा किया हुआ था। हाँ सर। और सिलेंडर का एफबीडी बनाऊंगा तो यहां से फोर्स लगेगा P1 इंटू ए, यहां से फोर्स लगेगा P2 इंटू ए, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट इंटू जी। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर बनाऊंगा, एफबीडी कंटेनर के पास एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ma होगा, मास को फिर से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए, ये पूरा m हो जाएगा इंटू ए, ma हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर देखेंगे तो ये सिलेंडर कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रुका हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वल होना पड़ेगा जो नीचे की तरफ फोर्स लगा। यहाँ पे डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो P2 आ जाएगा वो आ जाएगा P1 प्लस रो G प्लस ए इंटू एच। सर वो रो डी एच ए
वाला पार्ट समझाइए। हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर इसका एफबीडी बना रहे हैं सिलेंडर का, क्योंकि कंटेनर के पास एक्सलेशन है तो कंटेनर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बनाते हैं तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। सूडो फोर्स एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और एम इंटू ए लगता है। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए। और कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सिलेंडर रुका हुआ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इस सिलेंडर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो फोर्स को मैंने बैलेंस कर दिया। हाँ सर, लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ सर। तो ये सब हम लोगों ने किया था, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमने ऐसे पढ़ा था कि जब कंटेनर होता है उसमें जब लिक्विड भरा हुआ होता है, वो कंटेनर अगर रुका हुआ है तो प्रेशर नीचे जी से इंक्रीज होता है। मतलब एच हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच इंक्रीज होगा, एच हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच डिक्रीज होगा। ये तब होगा जब ये कंटेनर रुका हुआ है। अब अगर ये कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है, तो अभी हमने पूरा डिराइव किया ये वाला। अब प्रेशर जो है ना नीचे जाने से रो जी प्लस ए इंटू एच से बढ़ेगा। तो अब प्रेशर जो है वो नीचे जाने से सिर्फ जी से नहीं बढ़ा, जी प्लस ए से बढ़ेगा। तो देखो एक्सेलेरेशन जिस तरफ होता है ना, प्रेशर उस डायरेक्शन में बढ़ता है। अब अगर ये कंटेनर नीचे जा रहा होता है ए से, तो इसका इफेक्ट ऊपर की तरफ आता, ए ऊपर की तरफ आता, जी नीचे की तरफ आता। तो प्रेशर नीचे जाने से जी माइनस ए से बढ़ेगा। ए का इफेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, जी नीचे आया, ऊपर ए है नीचे जी है, तो नीचे की तरफ नेट कितना हो जाएगा, जी माइनस ए से बढ़ेगा। अब अगर ये कंटेनर राइट में एक्सलेट होता तो अब सेम लेवल का प्रेशर सेम नहीं होता, अब प्रेशर लेफ्ट जाने से बढ़ता ए से और नीचे तो जी से बढ़ेगा ही। मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है एक ए से। ये अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। हाँ सर। ये कॉपी हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये यूज होगा। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, ये कंटेनर राइट की तरफ एक्सलेट हो रहा है। तो इस पॉइंट का प्रेशर बताना है। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ही होगा ना सर।
इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। पी नॉट होगा ना सर? हाँ ऑब्वियसली पी नॉट होगा, कि बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो जस्ट अंदर जाके तो प्रेशर पी नॉट ही होगा। ये डिस्टेंस y है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी वाई। लोगों चैप्टर एक लेक्चर में खत्म चाहिए और आंसर करते नहीं हो। इस पॉइंट का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी वाई। इस पॉइंट का प्रेशर नहीं, गलत है। पी नॉट प्लस ये रो वाला जी एक्स, पी नॉट प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स। हाँ वेरी गुड। इस पॉइंट का प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स। यहाँ पे ऐसे करेंगे कि क्योंकि ये कंटेनर ऐसे एक्सलेट कर रहा है तो उसका प्रेशर नीचे तो जी से बढ़ेगा ही, लेफ्ट में ए से भी बढ़ेगा। अब यहाँ का बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो जस्ट अंदर का प्रेशर भी पी नॉट ही होगा। अब यहाँ से हम लोग सीधा नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर जी से बढ़ेगा, और कितना नीचे जा रहे हैं, वाई नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर रो जी वाई से बढ़ेगा। तो फिर इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट ऑलरेडी था, रो जी वाई से बढ़ गया तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट रो जी वाई आ जाएगा। अब हमें इस पॉइंट का ऑलरेडी प्रेशर पता है, हमें इस पॉइंट का निकालना है तो हम सीधा लेफ्ट चले जाएंगे। अब वैसे लेफ्ट जाएंगे तो फिर प्रेशर ए से बढ़ेगा, और हमने कितना लेफ्ट किया, एक्स डिस्टेंस लेफ्ट गया तो प्रेशर रो ए एक्स से बढ़ेगा। यहाँ का ऑलरेडी पता है, लेफ्ट चला गया तो इतना बढ़ गया, नया प्रेशर हो जाएगा पुराना वाला प्लस जितना बढ़ा। ऐसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था और तुम लोगों को कहा था कि अच्छे से समझ के याद रखो। और इस पॉइंट का प्रेशर, ये डिस्टेंस डी है और ये एंगल थीटा है। ये पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? प्रेशर लिखना आना पड़ेगा, और जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझ के वैसे कर दो, आंसर आ जाता है। पी नॉट प्लस रो जी डी कॉस थीटा। प्लस रो जी डी cos थीटा प्लस रो ए डी sin थीटा। कुछ तो गड़बड़ है सर माइनस आएगा रो ए डी साइन थीटा में। हाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा रो ए डी। तो डी साइन थीटा में माइनस आएगा। कैसे निकाला? हमें इसका पता है, इसका निकालना है तो हम लोग सीधा ऐसे नहीं आएंगे,
हम लोग थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे क्योंकि प्रेशर एक्स और वाई में ऐसे वैल्यू हो रहा है, तो हम पहले नीचे आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। जब नीचे आएंगे तो ये डी साइन थीटा हो जाएगा और डी कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी साइन थीटा हो जाएगा। अब नीचे आ रहे हैं तो जी से बढ़ेगा, तो नीचे का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी, और कितना हाइट नीचे है डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा। अब हम ऐसे जा रहे हैं, प्रेशर लेफ्ट जाने से बढ़ रहा है तो राइट जाने से कम होगा, माइनस साइन आएगा, और ए से कम होगा तो माइनस रो ए, और कितना जा रहे हैं हम डी साइन थीटा जा रहे हैं तो डी साइन थीटा। ये लिखना आना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक समझ भी नहीं होंगे। अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके सीख लो जिससे नहीं हो रहा। लास्ट टाइम भी बताया था तब बोला था कि अच्छे से सुनना। अब ना अगर कंटेनर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड का लेवल ऐसे रहेगा क्या? नहीं, वो साइड नहीं से सर, राइट। कैसे होगा? 1 2 3 टू। वैसे रहेगा। जैसे ये कंटेनर है, प्रेशर नीचे जाने से जी से बढ़ेगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन राइट है तो लेफ्ट जाने से ए से बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो अब मैं यहाँ पहुंच गया तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा, अब मैं नीचे आ गया वाई तो जी से बढ़ जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी वाई। अब यहाँ का प्रेशर आ गया, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। अब जब ऐसे जाएंगे तो हम एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रेशर अब कम होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई, तो पहले से था, अब इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? रो ए एक्स। हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, प्रेशर तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि बाहर का पी नॉट है, तो यहाँ का भी पी नॉट होना पड़ेगा, तो ये पूरे प्रेशर को पी नॉट के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा y बाय एक्स का वैल्यू आ जाएगा ये जी, और y बाय एक्स जो है वो इस ट्राइंगल से समझ में आ रहा है कि tan थीटा ही है, तो हमारा tan थीटा a बाई बी है। क्योंकि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो जाओगे तो यहाँ का प्रेशर को भी तो पी नॉट ही होना पड़ेगा। और किसी को डाउट है? नो सर। हम ना इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो कि इससे बेटर मेथड है। इससे थोड़ा सा टफ लगेगा अभी, बट इससे बेटर मेथड है। वो ये है कि लिक्विड का सरफेस में कोई भी एक मॉलिक्यूल को सिस्टम मानेंगे ना, लिक्विड के सरफेस पे कोई भी एक मॉलिक्यूल को सिस्टम मानेंगे, तो उस मॉलिक्यूल में ना नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा हमेशा। नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है सरफेस उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे कंटेनर राइट की तरफ एक्सलेट कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर हम लोग लिक्विड के मॉलिक्यूल का एफबीडी बनाते हैं, उसका मास से हम एज्यूम कर लेते हैं, तो उसका एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट के तरफ m में, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे कुछ आएगा।
अब लिक्विड का जो सरफेस है ना वो हमेशा इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट ये है तो यहां से tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। लिक्विड का सरफेस जो नेट फोर्स होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सर एक बार वापस समझे। रिपीट करूं एक बार? ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, इससे टफ टफ क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर उसका रीजन बताइए ना कि एफ नेट के हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस क्यों बनता है? क्योंकि ये लिक्विड फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, तो अगर इस मॉलिक्यूल पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो फिर ये मॉलिक्यूल फ्लो हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो फिर इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। फिर इस डायरेक्शन में फिर तो इस लिक्विड पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। हाँ ठीक है सर, समझा। अगर लिक्विड के सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है ना तो लिक्विड फ्लो हो जाता है। हाँ सर, समझा। सर ये पार्ट अभी आपने जो एक्सप्लेन किया उसको एक बार फिर से करिए। ये जो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है वो फ्लो नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे रुका हुआ है। फ्लो नहीं हो रहा है मतलब ये मॉलिक्यूल कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है। अब अगर इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स ऐसे लग जाएगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा तो फिर ये फ्लो हो जाएगा ना। फ्लो तो हो नहीं रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। तो फिर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा, तभी इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी रो है। इस कंटेनर के अंदर एक सिलेंडर रखा है मैंने। इस सिलेंडर का हाइट h है, इस सिलेंडर का एरिया a है। तो हमें निकालना है फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन सिलेंडर। लिक्विड सिलेंडर पे कितना फोर्स लगा रहा है? ये जो डेप्थ है ये भी गिवन है, ये डेप्थ है h0। ट्राई करो।
सर स्टेशनरी लिक्विड बोला ना आपने? सब रुके हुए। रो जी एच ऊपर की तरफ। 0 सर। दोनों ही आंसर सही नहीं है। सर रो जी एच इंटू ए होगा ना शायद। रो जी एच इंटू ए होगा और किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की तरफ होगी। हम्म तो पूरा बेसिक से सॉल्व करके निकालना है, कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लगाना है। अब मैं बता देता हूँ, ये लिक्विड इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर वाला फोर्स लगा रहा है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। प्रेशर वाला फोर्स ही लगा रहा है, तो हमें वो प्रेशर वाला फोर्स ही निकालना। प्रेशर वाला फोर्स निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब ना ये साइड से जो भी प्रेशर वाला फोर्स लगाएगा ना लिक्विड सिलेंडर के ऊपर, उन सब का रिजल्टेंट कितना होगा? ये साइड से जो भी लगाएगा 0 होगा। 0। हाँ, ये साइड से जो भी लगाएगा उन सब का रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये फोर्स तो नेट 0 हो रहा है, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं है। अब एक फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये फोर्स कितना है? यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट इंटू एरिया ए। एक फोर्स यहाँ से लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये कितना है? पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि हम एच नॉट पर नीचे आ चुके हैं, इंटू एरिया। तो और साइड वाला तो कैंसिल हो रहे हैं, तो लिक्विड सिलेंडर पे ये फोर्स और ये फोर्स लगा रहा है, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट? अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें समझ करना पड़ेगा, और नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगा? नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। अब नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करेंगे तो पी नॉट वाला टर्म देखो सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। रो जी एच नॉट वाला टर्म भी सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। ये हमारा नेट फोर्स आ गया जो लिक्विड सिलेंडर पे लगा रहे हैं, और ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ आ गया और आया रो जी एच इंटू ए।
नो सर। और इसी फोर्स को हम लोग ये क्या आया हमारा, ये फोर्स आया जो पूरा लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है और इतना लग रहा है। तो ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर की वजह से लग रहा है। तो ये प्रेशर वाला फोर्स है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस फोर्स का नाम क्या है, बॉइंड फोर्स। इसी फोर्स को हम कह देते हैं बॉइंड फोर्स। इसमें H इंटू ए जो है वो वॉल्यूम है, ये हो जाएगा रो वी जी। इसी फोर्स को हम कह देते हैं बॉइंड फोर्स। तो बॉइंड फोर्स ना कोई नया फोर्स नहीं है। बॉइंड फोर्स बेसिकली प्रेशर वाला का नेट फोर्स है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम सिलेंडर का हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो प्रेशर वाला फोर्स दिखाएंगे कि बॉइंड फोर्स दिखाएंगे कि दोनों दिखाएंगे। प्रेशर वाला। या तो बॉइंड फोर्स दिखा दो या फिर प्रेशर वाला फोर्स दिखा दो, क्योंकि दोनों एक ही। अब दोनों दिखा दोगे तो फिर एक ही चीज दो बार दिखाना हो गया, तो दोनों मत दिखाना। या तो बॉइंड फोर्स लिख दो जो कि प्रेशर वाला का नेट फोर्स है, या फिर प्रेशर वाला फोर्स अलग अलग करके दिखा दो, दोनों मत दिखा देना, तो वो डल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है नो सर। कि बॉइंड फोर्स का बेसिक कंसेप्ट है, इससे बॉइंड फोर्स समझ में आता है होता क्या है बॉइंड फोर्स। अब एक और क्वेश्चन करो। ये कंटेनर है, आधा अंदर आधा बाहर। बाहर वाला हाइट को h नॉट मान लेते हैं, अंदर वाला हाइट को h मान लेते हैं और उसका एरिया को a मान लेते हैं। तो फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड प्लस एयर, कितना आएगा बताओ। रो जी एच ए ऊपर की तरफ। वेरी गुड। यहाँ पे भी रो जी एच ही आएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग एफबीडी बताएंगे तो साइड से जो फोर्स लग रहा है ना वो तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ऊपर और नीचे वाले फोर्स बचेंगे। यहाँ पे हवा है तो हवा की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा पी नॉट इंटू ए। अब यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट होगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, तो यहाँ पे पानी की तरफ वजह से ऊपर की तरफ लगेगा। प्रेशर वाला प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। अब इन दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, रो जी एच इंटू ए। एच इंटू ए फिर वॉल्यूम बन जाएगा, तो ये फिर से रो वी जी हो जाएगा। अब ये जो रो वी जी है ये भी नेट फोर्स ही है ड्यू टू प्रेशर, बट ये जो नेट फोर्स है ये
कौन लगा रहा है? सिर्फ लिक्विड लगा रहा है कि लिक्विड और हवा मिलके, मतलब लिक्विड एंड एयर मिलके दोनों का नेट फोर्स है? किसका नेट फोर्स है? लिक्विड के दोनों का। दोनों का मिलके नेट फोर्स है। इसी को हम लोग फिर से बॉइंट फोर्स कहते हैं। ये बॉइंट फोर्स जो है ना, वो प्रेशर वाले का रिजल्टेंट फोर्स है, और फिर वो लिक्विड का सिर्फ नहीं है, वो लिक्विड और एयर का जो नेट प्रेशर का फोर्स है ना, वो है। अब मैं ना इस क्वेश्चन में इसमें एक और चीज पूछूंगा, फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड कितना आएगा? P naught A plus rho G H A. ये वाला फोर्स है लिक्विड, तो ये वाला फोर्स है P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। तो ये जो बॉइंट फोर्स है ना, ये लिक्विड लगा रहे हैं क्या? नहीं, दोनों लगा रहे हैं ना, एयर और लिक्विड। दोनों का। हाँ, वो पूरा प्रेशर का रिजल्टेंट फोर्स से याद रखा करो, जो भी प्रेशर का फोर्स लगा रहा है उनका रिजल्टेंट है बॉइंट फोर्स। तो ऐसा नहीं कि लिक्विड सिलेंडर के ऊपर बॉइंट फोर्स लगा रहा है, प्रेशर का रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक और अच्छा मेथड है कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, हम लोग लिक्विड का ही वॉल्यूम को सिस्टम मान लेते हैं। ये लिक्विड उसी लिक्विड का बना हुआ है और वी वॉल्यूम है इसका मान लेते हैं, और इसको सिस्टम मान लेते हैं। अब इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे एक तो इसका एमजी नीचे की तरफ लगेगा, mg इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और दूसरा सारे लिक्विड मिलके लगाएंगे। अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये कहीं मूव कर रहा है क्या? नहीं सर। तो ये जो लिक्विड मिलके जो भी फोर्स लगा रहे हैं, इन सब का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होना पड़ेगा? ऊपर की तरफ होना पड़ेगा। और किसके इक्वल होना पड़ेगा? ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो ये फोर्स को किसके इक्वल होना पड़ेगा? सर कैंसिल आउट नहीं बॉइंट फोर्स के। रो वी जी के। बॉइंट फोर्स के इक्वल नहीं, mg के इक्वल होना पड़ेगा, जिसको हम बॉइंट फोर्स कहते हैं। कैंसिल आउट नहीं होंगे ना, कैंसिल आउट हो गए तो इस पे नेट फोर्स आ जाएगा, फिर ये लिक्विड नीचे चला जाएगा। ये लिक्विड तो यहीं रुका हुआ है ना, इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, तो पानी सब यहीं रुका हुआ है, तो ये इसमें एक सिस्टम ले लूंगा पानी को, तो वो भी यहीं रुका हुआ है, उस पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन सब का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आना ही पड़ेगा, तभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। अब ना मैं ऊपर और थोड़ा सा पानी भर दूंगा, तो इसका mg चेंज होगा क्या? नहीं सर। सिर्फ इसका mg चेंज नहीं होगा, तो इसका mg को बैलेंस करने के लिए जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो चेंज होगा। नहीं सर। नहीं सर। बोलो। किसी को कोई डाउट है? सर आपने लास्ट में क्या पॉइंट बोला, फिर से बताएंगे। देखो ये पहले ये मेरा ये पॉइंट समझो कि सिलेंडर है, इसमें पानी ये जो भी है कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने अब पानी कहीं मूव कर नहीं रहा है, पूरा का पूरा पानी मूव नहीं कर रहा है। अब मैंने थोड़ा सा पानी को सिस्टम मान लिया, जिसका वॉल्यूम v है और जिसका डेंसिटी रो है। अब इस पानी का मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो इसमें mg नीचे की तरफ लगेगा, और इसमें बाकी बगल वाले लिक्विड प्रेशर वाले फोर्स लगाएंगे। अब क्योंकि ये पानी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, तो mg नीचे की तरफ लगेगा, तो ये सारे जो बगल में प्रेशर वाले फोर्स लग रहे हैं, इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ही होना पड़ेगा।
और ये रिजल्टेंट को पानी के mg के इक्वल ही होना पड़ेगा, इसी को हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, बट ये पानी के mg के इक्वल ही होना पड़ेगा। अब ना मैं कंटेनर में यहाँ पे और पानी भर दूंगा, फिर से इसी को सिस्टम मानूंगा, तो इसका mg तो चेंज होगा नहीं, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो प्रेशर वाला फोर्स का रिजल्टेंट है उसको अभी भी ऊपर ही होना पड़ेगा, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए अभी भी इस दोनों फोर्स को इक्वल ही होना पड़ेगा। हाँ सर समझा। यहाँ यहाँ पे पानी भरने की वजह से बॉइंट फोर्स चेंज हुआ क्या? नहीं सर। नहीं चेंज हुआ। अब ना मैं यहां से पानी हटा देता हूं, यहाँ पे जो भी पानी था उसको बाहर निकाल देता हूं और यहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देता हूं। पानी को बाहर निकाल दिया, सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऐसा करने की वजह से ये सब पॉइंट का प्रेशर चेंज होगा? नहीं सर। अब ये सब पॉइंट का प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो ये जो प्रेशर वाला नेट फोर्स आ रहा है, बॉइंट फोर्स, ये चेंज होगा। नो सर। तो बॉइंट फोर्स इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे भी इतना ही लगेगा। फिर ना जो पानी मैंने बाहर निकाला था ना उसको ऊपर ले जाके रख देता हूं। अब इसको ऊपर ले जाके रख दिया तो भी बॉइंट फोर्स चेंज होगा? नहीं सर। नहीं। सर तो बॉइंट फोर्स अभी भी ऊपर इतना ही लगेगा। हाँ बोलो। सर वो जो सिलेंडर है, अगर उसमें से थोड़ा सा मास हम लोग ने निकाल दिया अभी जैसे किया वैसे, तो फिर बॉइंट फोर्स चेंज होगा ना? मैं फिर से बताता हूँ, ये पानी है, पानी को मैं बाहर निकाल देता हूँ, अब फिर यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। उसी मास का? तो अब सॉलिड ऑब्जेक्ट रखने की वजह से ये सब जगह का प्रेशर चेंज होगा क्या? प्रेशर तो वही नहीं, प्लस प्रेशर होगा, चेंज नहीं। तो फिर बॉइंट फोर्स चेंज होगा। नहीं सर। सर इसलिए पूछा क्योंकि आपने वो मतलब मास बाहर निकाला ना, तो फिर वो जो सिस्टम है, जो सिलेंडर है, उससे मास कम होगा ना, तो mg का वैल्यू कम होगा ना। तो इसलिए मैंने प्रेशर वाला फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया रखता है ना। ये पॉइंट अभी भी इसी हाइट में है, तो प्रेशर पी नॉट जी एच इंटू ए होगा। हाँ मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए ना, क्योंकि मतलब mg चेंज हो रहा है ना। अगर अपने मास निकाला है बाहर, वाटर निकाला है उसमें से, और फिर वापस से अपने डाला है, और अगर वो जो डाला हुआ मास है वो मतलब कम है जितना आपने निकाला हुआ है। एमजी से क्यों सोच रहे हो? प्रेशर वाला फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है। प्रेशर चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, प्रेशर वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, बस सिंपल है। मतलब सर कोई भी मास का ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे रख देंगे, सेम ही बॉइंट फोर्स लगेगा सब हाँ हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट लगेगा कि सेम लगेगा? तो डिफरेंट लगना चाहिए। यहाँ पे कोई भी मास का ऑब्जेक्ट रख दो, नहीं कोई भी मास का ऑब्जेक्ट रख दो, इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रहा होगा ना, वो अलग अलग वैल्यू लग रहा होगा कि सेम वैल्यू लग रहा होगा? अलग अलग लग रहा होगा। अभी वो तो सिखाया मैंने, सेम लग रहा होगा। कंटेनर का एरिया चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना यार, सुनो फिर से वापस से सुनो। ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और कोई सॉलिड वॉलिड नहीं रखा, पानी ही है सब कुछ। मैंने इतना पानी को सिस्टम माना, इस पानी में mg नीचे लग रहा है और साइड से प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि ये पानी इक्विलिब्रियम में है, तो ये सारे प्रेशर वाले का रिजल्ट किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। क्योंकि ये पानी इक्विलिब्रियम में, तो ये सारे प्रेशर वाले फोर्स का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। और इतना ही आना पड़ेगा कि नहीं, mg के इक्वल? हाँ। यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा पानी रख दो, ऊपर एक्स्ट्रा पानी रखोगे तो mg चेंज होगा क्या? नहीं सर।
अब ये अभी भी इक्विलिब्रियम में तो है ही, अभी इसमें नेट फोर्स अभी भी जीरो होना पड़ेगा, तो इनका रिजल्टेंट अभी भी इतना ही होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ ऊपर से पानी हटा दो, इतना पानी को हटा दो, ये जो प्रेशर वाला का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो चेंज हो रहा है? नहीं सर, बेस का एरिया चेंज कर दो, इसका कंटेनर का एरिया को बड़ा बना दो, प्रेशर वाला का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो चेंज होगा। कुछ भी कर नहीं होगा जब तक ये चेंज नहीं होगा, तब तक ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पानी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। और ये वाला चीज सिर्फ डेंसिटी, वॉल्यूम और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला भी सिर्फ डेंसिटी, वॉल्यूम और जी पे डिपेंड करेगा। मेरा सिस्टम तो ये है ना, इसका वॉल्यूम चेंज, इस इतना ही, इस ये वॉल्यूम वाला सिस्टम ले रखा है, मेरा सिस्टम ये है, इसका एमजी नहीं चेंज हो रहा है, तो इस पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। अब ये एलिमेंट बड़ा ले लो, एलिमेंट बड़ा ले लो, तो बॉइंट फोर्स उतना ही लगेगा कि ज्यादा लगेगा? वो ज्यादा लगेगा। चेंज होगा, ज्यादा लगेगा। क्योंकि अब ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया तो चेंज हाँ। होगा। अब लिक्विड हायर डेंसिटी का ले लो, तो फिर बॉइंट फोर्स उतना ही लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये कंटेनर को ऊपर एक्सीलरेट करा दो, कंटेनर को ऊपर एक्सीलरेट कराओगे ना, तो नीचे एक सूडो फोर्स भी आएगा, m इंटू ए। m तो यही हो जाएगा, a को a लिख देंगे, तो mg प्लस एम में m कॉमन आ जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा। अब हम लोग विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर देखेंगे, तो ये लिक्विड कहीं मूव कर रहा है क्या? तो फिर से लिक्विड पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। अब mg का वैल्यू, मतलब ये नीचे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, तो बेंड फोर्स इतना ही लगेगा कि चेंज रहेगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना, नेट फोर्स को जीरो होने के लिए इसको चेंज होना ही पड़ेगा, ये भी g प्लस ए आ जाएगा। ये मैंने रो जी एच गलत लिख रखा है, ये रो वी जी है, यहाँ पे रो वी ए का भी एक टर्म आ जाएगा। हो गया? किसी को कोई डाउट है? अगर मतलब अभी तो मैं रेस्ट पे रख के रखूंगा, तो फिर दूसरी बात है। चलो ठीक है, मूव कर रहा है तो ऐसे देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये चलो फिलहाल रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी जीरो है, तो फिर प्रेशर का नेट फोर्स रो वी जी है कि नहीं? एक सेकेंड, अब ना अगर इसके पास वेलोसिटी कुछ होगा, ये सब पॉइंट का प्रेशर चेंज होगा कि उतना ही रहेगा जो पहले था? पहले वेलोसिटी जीरो था, अब कुछ वेलोसिटी है, ये सब पॉइंट का प्रेशर कुछ अलग होगा कि यही रहेगा जो अभी है इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे? चेंज होएगा। इस पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, इस पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, इस पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, ये अभी भी यहीं पे है, तो इस पॉइंट का प्रेशर चेंज हो जाएगा? नहीं सर, एट दैट इंस्टेंट नहीं होगा। हाँ, इस इंस्टेंट का बात कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे प्रेशर वाला फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फिर बॉइंट फोर्स चेंज होगा? नहीं सर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बॉइंट फोर्स पढ़ेंगे, अभी मैं बॉइंट फोर्स का बेसिक कंसेप्ट समझाया था, बॉइंट फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशन वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
होमवर्क क्या करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए? होमवर्क क्या करोगे? COM का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 बचा हुआ और पार्ट 1 बचा हुआ और पार्ट 2। पार्ट 1 तो तुम करके लाए नहीं, पार्ट 2 भी कर लोगे। सर आपका नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास लेट होगा, बहुत लेट होगा। मंडे होगा शायद से, या फिर नहीं वेडनेसडे। लेट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के बाद ही होगा, थर्सडे के बाद। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हूँ नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन ए होमवर्क है और सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होमवर्क है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लेट होगा, थर्सडे फ्राइडे तक होगा। चलो ओके बाय। थैंक यू सर सर। एक पूछना था। मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है।